हेलो बच्चों। तो दो लेक्चर हमारी बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की हो गई है और पहले वाले पार्ट का जो एनसीईआरटी था वो भी अपन ने रीड कर रखा था यहाँ तक। मैं बता दे रहा हूँ कहाँ तक। यहाँ तक हमने रीड कर रखा था कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी यहाँ सब कुछ हमने देख लिया कि कैसे कैसे जो है सो एक सेल है हमारे अंदर, उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है तो वो ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट्स लेता है और फिर एक पाथवे होनी चाहिए जो कि न्यूट्रिएंट्स को ला रहा है, ऑक्सीजन को ला रहा है, जो भी चीज़ें एक सेल की फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड होती है वो लाता है। दूसरा, जो वहाँ से वेस्ट बन के जो आफ्टर न्यूट्रिशन या फिर आफ्टर प्रोसेसिंग जो भी वेस्ट बन के जा रहा है उसके लिए एक अलग से टेक अवे की एक प्रोसेस, एक पाथवे होनी चाहिए। तो वो बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वे में चलती है और तभी हम हमारी बॉडी एफिशिएंटली हमारी एक सेलुलर बेसिस पे बात करना तो सेल जो है सो एफिशिएंटली वर्क करती है, राइट। और उसके बाद हमने देखा था कि अलग अलग जो एनिमल्स हैं, ठीक है, मैमल्स के अंदर तो बताया था ना। मैमल्स के अंदर क्या होता है कि एक वो जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उसके लिए एक प्रॉपर टिश्यू बनाया गया है, ठीक है, जिसको हम ब्लड कहते हैं। कि जैसे कि हमारे हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कोई भी कुछ भी चाहिए होगा तो उसके लिए क्या होता है कि एक ब्लड, हाँ, एक ऐसा प्रॉपर टिश्यू है जो कि ब्लड है अपने अंदर और वही सारा फंक्शन परफॉर्म करता है। बट ऐसा हर एक ऑर्गेनिज्म में नहीं है। अगर हम बात करते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, लोअर एनिमल्स की बात करें तो उसके अंदर जो अपना क्या आता है, सेलेंट्रेटा आता है, ठीक। और देखें, सेलेंट्रेटा आता है और स्पंज आता है। तो उसके अंदर क्या आता है, सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी कैविटीज टू फैसिलिटेट द सेल्स टू एक्सचेंज दिस सब्सटेंसेस, ठीक है। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें मैकेनिज्म इतनी प्रॉपर वे में नहीं होती है। एक प्रॉपर कुछ ऐसा कोऑर्डिनेशन जो हमारे अंदर ब्लड देता है वो ऐसा कुछ नहीं है। वो डायरेक्ट जो है सो हर, क्योंकि वो सेलुलर बॉडी है ना, क्योंकि एक ही सेल की वो बॉडी है। हमारे अंदर बहुत सारे मिलियंस ऑफ द सेल्स हैं, तो हर एक सेल के पास ब्लड के थ्रू कोई भी न्यूट्रिएंट जाता है। ब्लड क्यों सर्कुलेट कर रहा है हमारे अंदर, ठीक है, ब्लड तो ऑक्सीजन कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है, न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है। तो हर एक चीज़ हम पेट से खाते हैं और पानी पीते हैं, मतलब मुंह से खाना खाया तो वो पेट में गया, फिर वहाँ से इंटेस्टाइन में वो अब्जॉर्ब हुआ। तो वहीं से हर एक चीज़ें जो है ना सो बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुँचती है। जैसे कि मेडिसिन कैसे इफेक्ट करता है, ठीक है। तो मेडिसिन हम मुंह से खा रहे हैं, ठीक, और वो पेट में गया, फिर वो डाइजेस्ट हुआ, फिर उसके जो भी एक्शंस थे और वो टारगेट जो ऑर्गन होते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। कैसे? तो वो ब्लड के थ्रू ही सारा काम हो रहा है। कोई हार्मोन से कहीं से रिलीज हो रहा है, अगर वो भी ब्लड के थ्रू पहुँच रहा है। तो सारी चीज़ें जो है ना उसकी एक पाथवे बनी हुई है और उस हर एक मतलब उस पाथवे का जो मेन लीड रोल में है वो ब्लड है। तो वो सारा सर्कुलेशन कराता है, हर एक चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो जिम्मेदार होता है। तो ऐसे ही जो है ना ये हमारे एनिमल्स के अंदर, सॉरी, मैमल्स के अंदर ये सारी चीज़ें अपने पास फंक्शनिंग दी हुई हैं, ठीक है, जो भी हायर ऑर्गेनिज्म है उसमें दी है। लेकिन जो लोअर ऑर्गेनिज्म है जो मनली वन सेल के हैं या फिर कुछ सेल एग्रीगेट्स होते हैं उसके अंदर, तो वहाँ ऐसी ब्लड जैसी कोई चीज़ नहीं होती। वो डायरेक्ट आउटर इन्वायरमेंट से, एक बॉडी है मान लो, तो ये आउटर इन्वायरमेंट से डायरेक्ट एक्सचेंज करेगी, ठीक है, डायरेक्ट एक्सचेंज करेगी। और एक कैविटीज़ होती है उसके अंदर, वो सब बाद की चीज़ें हैं। कैविटीज़ कैसे बनती है, कहाँ होती हैं, वो अपन जब हम फाइलम पढ़ेंगे प्रॉपर पॉलीफेरा और सेलेंट्रेटा तो वहाँ देखी जाएगी। तो ये चीज़ हमने देखा था। और क्या देखा था, ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्लूइड बाय द मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग मैमल्स, ठीक है, ये तो देख लिया। फॉर दिस पर्पस अनदर फ्लूइड लिम्फ ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ द सर्टेन सेल। हाँ, तो ब्लड के बारे में सब कुछ तो पढ़ ही रखे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरा क्या था अपना, दूसरा था ये लिम्फ, ठीक है। तो लिम्फ के बारे में आज हम पढ़ लेंगे। तो बाकी कुछ ऐसा रहेगा नहीं, बस जो भी कल हमने पढ़ा उसकी एक बार रीडिंग लगा लेते हैं, ठीक है। ओके, एनसीईआरटी को साथ साथ देखते हुए चलना और नोट्स बनाते रहना, यही हमारा प्रोसेस रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ तक हम देख लिए थे, ब्लड है तो ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। एक सेकेंड, ओके।
ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, तो हमने देखा कि ये फ्लूइड मैट्रिक्स क्या होते हैं, फिर प्लाज्मा क्या होता है और ये फॉर्म्ड एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, प्लाज्मा हमने पढ़ा कि 90 से 92% क्या होते हैं प्लाज्मा में, वाटर होते हैं, बाकी 6 to 8% प्रोटीन्स होते हैं, और बाकी उसमें जो भी परसेंटेज अमाउंट बच जाते हैं 2 से 3%, उसमें क्या होते हैं, उसके अंदर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोरीन, ये सब आयंस होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होता है लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स, ये सब होती हैं। ठीक है, और क्या देखना था इसके अंदर, और ये जो प्रोटीन्स होती हैं 6 to 8% प्रोटीन्स, फिब्रिनोजन हमने देखा, ग्लोबुलिन्स देखा, एल्बुमिन्स देखा, सब कुछ कल पढ़ाया गया है प्रॉपर नोट्स बना के, राइट। ये 3 मेजर प्रोटीन थे। हाँ, उसका फिब्रिनोजन आर नीडेड फॉर द क्लॉटिंग और कोगुलेशन। लास्ट में हमने पढ़ा था क्लॉटिंग। ठीक है, क्लॉटिंग में हमने बताया था कि कैसे फिब्रिनोजन इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होकर के फिब्रिन बन करके वो कोगुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये भी देख लिया। ग्लोबुलिन्स आर प्राइमरी इन्वॉल्व इन द डिफेंस मैकेनिज्म, मैंने बताया था एंटीबॉडीज। ठीक है, 3 अल्फा बीटा गामा 3 एंटीबॉडीज बनाती हैं, तो उसके लिए कौन सा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, ग्लोबुलिन प्रोटीन। ओके, एंड द एल्बुमिन्स हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। ठीक है, एक तो हो गया अपने पास फिब्रिनोजेन और ग्लोबुलिन एंड देन एल्बुमिन। ठीक है, एल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस, फिब्रिनोजेन क्लॉटिंग, और ग्लोबुलिन्स एंटीबॉडी बनाने के लिए। ठीक है, ये चीज़ें हमने देख लिया था। कुछ नहीं है, सब कुछ पढ़ा दिया गया, बस मैं ऐसे चेक करा रहा हूँ आपको कि कुछ भी छूटा नहीं है हमने जो पढ़ा है। ये 55% था ना अपना प्लाज्मा, और 45% क्या था, फॉर्म्ड एलिमेंट्स थे, तो ये भी याद रखनी है। ठीक है, also glucose, amino acid, lipids etc are also present in the plasma as they are always in transit in the body। ये ध्यान रखनी है, ट्रांजिट इन द बॉडी बहुत ही कम अमाउंट में, ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं, खास करके लिपिड्स। फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज एन इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है, मैंने बताया फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन है तो अंदर, उसके अंदर ब्लड के अंदर पड़े हुए हैं, प्लाज्मा के अंदर पड़े हुए हैं फिब्रिनोजन, बट ये फिब्रिनोजन है, जहाँ भी लास्ट में जन लगा हो ना, इसका मतलब ये इनएक्टिव फॉर्म में, वहाँ से जन हटा दो तो वो एक्टिव हो जाए, जैसे कि फिब्रिनोजन, तो वो कन्वर्ट होकर के एक्टिव फॉर्म में आ जाता है कब, जब फिब्रिन बन जाए, राइट। ऐसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पेप्सिनोजन होता है, वो पेप्सिन में कन्वर्ट होकर के फिर पेप्सिन फंक्शनिंग करती है प्रॉपर हमारी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स हैं जहाँ पर ये ऐसा लगता है। ठीक है, एंड प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज ऑफ अ सीरम। ओके, तो हर चीज़ जो है सो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस मैं एनसीईआरटी को एक बार थॉरोली रीडिंग करवा रहा हूँ, जिससे कि कुछ भी चीज़ें ऐसा लगे कि छूट गया तो हम साथ के साथ करते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कुछ नहीं छूटा। और फिर प्लाज्मा के बाद हमने क्या पढ़ा था, फॉर्म्ड एलिमेंट पढ़ा था, तो फॉर्म्ड एलिमेंट की भी एक बार रीडिंग लगा लेते हैं एक थॉरोली। ओके, ठीक है, देखें, इसको थोड़ा नीचे कर लिया जाए। ठीक है, देखिए, फॉर्म्ड एलिमेंट में एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स। एरिथ्रोसाइट किसको कह रहे थे, एरिथ्रोसाइट कह रहे थे आरबीसी को, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी को, और प्लेटलेट्स को क्या कर रहे थे, थ्रोम्बोसाइट्स कर रहे थे। ठीक है, आपको ये प्लेटलेट्स के बारे में याद होना चाहिए कि प्लेटलेट्स क्या था, वॉज नॉट अ सेल, प्लेटलेट्स इज नॉट अ सेल, इट इज अ फ्रैगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट सेल। मेगा कैरियोसाइट नाम का एक सेल है जिसके वो कुछ फ्रैगमेंट्स है, तो उसके अंदर इसीलिए वो न्यूक्लियस भी नहीं होते। ठीक है, कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, तो ये तीनों ही हमारे पास फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स कह लो, हाँ, फॉर्म्ड सेल्स कह लो, कॉर्पसेल्स कह लो, कुछ भी। एंड दे कॉन्स्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ द ब्लड, कितने, 45%। ओके, एरिथ्रोसाइट और रेड ब्लड सेल्स आर द मोस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल द सेल इन द बॉडी। एरिथ्रोसाइट और रेड ब्लड सेल्स मैंने बताया था मोस्ट एबंडेंट, इसकी काउंट कितनी थी, 5.5 मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूब, सबसे ज़्यादा एरिथ्रोसाइट्स था। उसके बाद कौन थे, उसके बाद प्लेटलेट्स थे 1.5 टू 3.5 लैक्स। ओके, हाँ, प्लेटलेट्स कितने थे, 1.5 टू 3.5 लैक्स पर मिलीमीटर क्यूब। और सबसे कम क्या था, ये एबंडेंस पूछ लेगा भाई, तो ये एक चीज़ साथ के साथ ध्यान रखेंगे कि अगर हम तीनों की बात करें तो सबसे ज़्यादा आरबीसी, देन
प्लेटलेट्स, ये क्वेश्चन बन सकता है बहुत ही अच्छा। और ये WBC, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे ऑर्डर। ये कितना था 5.5 मिलियन, ओके, मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। ये कितना था 1.5 से 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। और WBC कितना था अपने पास, WBC था 6,000 से 8,000 आई थिंक। WBC, हाँ 6,000 से 8,000, 6,000 से 8,000 मिलीमीटर पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इतनी चीज़ें यहाँ है। और देख लेते हैं क्या है। और हेल्दी एडल्ट मैन हैज़ एन एवरेज 5 to, हाँ ठीक। आरबीसी आर फाउंड इन द रेड बोन मैरो, से ये भी मैंने बताया था। आरबीसी जो है सो बनती कहाँ है, आरबीसी को के बनने के प्रोसेस को, किसी भी चीज़ के बनने के प्रोसेस को ना सफिक्स अपन क्या लगाते हैं, एक मिनट, ओके। सो एरिथ्रोसाइट के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक तो इसकी अबंडेंस पढ़ ली थी हमने 5 to 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी, ओके। फिर क्या देखा था, ये जो है सो इसकी जेनेसिस कहाँ होती है, मतलब जेनेसिस मीन्स कोई भी चीज़ अगर बन रहा है, कहाँ बन रहा है, तो उस चीज़ को हम लोग जेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो चूंकि आरबीसी को हम क्या लिखते हैं, एरिथ्रोसाइट्स लिखते हैं, तो एरिथ्रोपोएसिस बोलेंगे उसको, ठीक है। और जेनेसिस भी वर्ड लगता है, बट हाँ इस पॉइंट पे आरबीसी के लिए क्या बोलेंगे, एरिथ्रोपोएसिस, ठीक है। एरिथ्रोजेनेसिस भी बोलते हैं शायद, एरिथ्रोजेनेसिस या एरिथ्रोपोएसिस, मैं एक बार चेक कर लूँगा, ठीक है। मैंने पोएसिस कहीं तो सुना है, तो एरिथ्रोजेनेसिस अभी लिख देते हैं, ठीक है। तो एरिथ्रोजेनेसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है अपने पास, ये बनता कहाँ है भाई, रेड बोन मैरो के अंदर बनता है, ओके जी, ठीक है। और ये आरबीसी जो है सो खत्म कहाँ होता है, ग्रेवयार्ड कहाँ है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड आपको याद होगा, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इज व्हाट, स्प्लीन, ओके। स्प्लीन एक आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे एंडोक्राइन के अंदर, ये एक जो है ना अपने पास वो होती है, ग्लैंड होती है, ठीक है। तो स्प्लीन के अंदर जा कर के वो डेड हो जाता है। और इसकी लाइफ स्पैन कितनी बताई थी मैंने, लाइफ स्पैन कितनी थी, लाइफ स्पैन 120 दिन की थी, ठीक है, मतलब 4 महीने की थी, ठीक है। और देखें यहाँ कुछ रह तो नहीं क्या, एक सेकंड, हाँ। RBC are formed in the red, RBC are formed in the red bone marrow in adult, okay। RBC are devoid of nucleus in most of the mammals and are biconcave, devoid of nucleus का मतलब ये होता है इनक्लेटेड, मतलब उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं रहा अब, ठीक है। तो ये टर्म याद रखेंगे डिवॉइड, ठीक है, डिवॉइड टर्म याद रखेंगे हम लोग, डिवॉइड।
बाइकॉन्केव मैंने बता ही दिया था। दे हैव अ रेड कलर, ठीक है, रेड कलर होती हैं। आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हेमोग्लोबिन, उसके अंदर क्या पाया जाता है, हेमोग्लोबिन पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ कुछ डेटा मुझे लग रहा है कि यहाँ से छोटा है एक दो, तो मैं यहीं के पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ मैंने नहीं बताया था हेमोग्लोबिन के बारे में। दे हैव अ रेड कलर आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हेमोग्लोबिन। ओके, तो आरबीसी जो है सो रेड क्यों है, क्योंकि इसके नाम में ही रेड है, रेड ब्लड सेल्स। तो रेड जो है आरबीसी, तो इसकी जो मेन खास वजह है ये है होम्योग्लोबिन, एक प्रोटीन होती है, एक पिगमेंट होती है, सॉरी प्रोटीन नहीं, एक पिगमेंट होती है हेमोग्लोबिन, जिसके अंदर आयरन की कंटेनिंग होती है। तो हेमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होती है, और इसकी एक अलग से स्ट्रक्चर होती है। एक Fe है, इसके साथ चार जो है सो ग्लोबुलिन प्रोटीन जुड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे Fe के साथ चार ग्लोबुलिन प्रोटीन जुड़े होते हैं। ये हम लोग कॉम्प्लेक्स जब प्रोटीन पढ़ते हैं तो वहाँ भी देखते हैं। ठीक है, तो ये बायोमोलिक्यूल्स में आपको हेमोग्लोबिन पढ़ाया जाएगा, बशर्ते उसकी बाकायदा उसकी पूरी स्ट्रक्चर बताई जाती है वहाँ। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि हेमोग्लोबिन की वजह से रेड होती हैं, और दूसरी चीज़ हेमोग्लोबिन जो है आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। ठीक है, कॉल्ड हेमोग्लोबिन, राइट। आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है कॉल्ड हेमोग्लोबिन। ठीक है, प्रोटीन पिगमेंट इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अगर क्लोरोफिल की बात करें, क्रोमोप्लास्ट की बात करें, सारे पिगमेंट है, बट इज अ एक्चुअली अ प्रोटीन। ठीक है, उसकी जो आप बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो प्रोटीन ही है, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है। Iron containing complex called hemoglobin, hence the color and name of the cell are healthy। ठीक है, इसीलिए कलर और नेम जो है सो इसकी यही हुई है। क्यों, क्योंकि हेमोग्लोबिन में जो है ना, हेम वर्ड का अलग मतलब है, और ग्लोबुलिन का अलग मतलब है। यहाँ एफी ना होकर के यहाँ एक हेम होता है जो कि प्रोस्थेटिक ग्रुप होती है। ठीक है, जब आप एंजाइम पढ़ोगे तो वहाँ हेम इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप होती है, तो उस हेम के साथ ग्लोबुलिन की एक बॉन्डिंग होती है। अब ग्लोबुलिन क्या है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ने वाले हैं, तो इतना अभी नहीं देखना, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें ये समझनी है कि जो रेड ब्लड सेल्स है, आरबीसी है, उसके अंदर जो रेड कलर है एक्चुअली वो कहाँ से आया है, हेमोग्लोबिन की वजह से आया है। और हेमोग्लोबिन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसके अंदर आयरन की कंटेनिंग होती है। क्या है हेमोग्लोबिन, एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसके अंदर आयरन होता है, राइट। अ हेल्थी इंडिविजुअल हैज 12 से 16 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। A healthy individual has 12 से 16 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। तो एक स्वस्थ इंसान के अंदर, एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर 12 से 16 ग्राम हेमोग्लोबिन जो होती है 100 ml ब्लड के अंदर होती है। 100 ml ब्लड के अंदर कितनी हेमोग्लोबिन होगी, 12 से 16। ये एकदम डेटा आपको याद रखनी है। ये मैं यहाँ कहीं लिख देता हूँ थोड़ा सा। 100 ml ब्लड लिया आपने, ठीक है, इसके अंदर कितने 12 से 16 ग्राम हेमोग्लोबिन होंगे। ठीक है जी, ओके। ठीक है, और क्या रह गया, दिस मॉलिक्यूल्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैस। ठीक है, हेमोग्लोबिन की आपने वर्ड सुना होगा ऑक्सी हेमोग्लोबिन और डीऑक्सी हेमोग्लोबिन। ठीक है, और ये जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और सांस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये एक्चुअली हमारे हर एक बॉडी पार्ट को के पास कैसे पहुंच रहा है। आपने सोचा आपके सिस्टम में, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर तो क्या इन्वॉल्व है, नॉस्ट्रल्स हैं, फिर लाइनिंग्स है, ठीक है, फिर ट्रेकिया है, फिर जाकर के अपना लंग्स है। ठीक है, लंग्स में भी अगर वैसे देखा जाए तो वो ब्रांचेज होते हैं, उसके बाद एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई होती है। ठीक है, तो वो एल्वियोलाई से फिर वहाँ से फिर कैपिलरीज कैसे जा जाके वेन के थ्रू और आर्टरीज के थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, एंड देन वहाँ से अपनी जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं वो परफॉर्म होती हैं, राइट। तो जो ऑक्सीजन कैरी हो रही हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी हो रहे हैं, इनफैक्ट अभी तो ये अपने रेस्पिरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, फिर आप जब डाइजेशन देख रहे हो वहाँ भी ब्लड के अंदर ही सारी न्यूट्रिएंट्स जा रही हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें जो होती है ना वो ब्लड ही कैरी करता है। तो यहाँ लिखा हुआ दिस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैस। हाँ, क्यों नहीं करेगा, इसी का तो काम है करना, हेमोग्लोबिन का ही काम है करना।
और हेमोग्लोबिन एक्चुअली क्या आता है ना, ये पूरी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं जब हम वो पढ़ेंगे ना, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो वहाँ बहुत अच्छा एक टॉपिक है, हेमोग्लोबिन के साथ कैसे बॉन्ड करती है ऑक्सीजन, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बॉन्ड करती है, और फिर कैसे वहाँ से वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, वो कंप्लीट एक प्रोसेस है। कार्बन डाइऑक्साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है, ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है, सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ ये चीज़ ध्यान रखना। आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज, आफ्टर विच दे आर स्टोर्ड इन द स्प्लीन ग्रेवयार्ड। हाँ ठीक है, 120 दिन जिंदा रहने के बाद फिर वो खत्म हो जाता है, कहाँ जा करके, स्प्लीन में जा करके। ठीक है, ओके। अब देखेंगे फिर क्या था, ल्यूकोसाइट था, ल्यूकोसाइट हमने पढ़ा, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं। ओके, एंड दे आर कलरलेस ड्यू टू द लैक ऑफ हेमोग्लोबिन। ठीक है, इसके अंदर हेमोग्लोबिन नहीं होती है, तो ये कैसे हो गए, कलरलेस हो गए। मैंने बताया था ये कलरलेस होते हैं, स्ट्रॉ कलर के होते हैं। ठीक है, दे आर न्यूक्लिएटेड, इसके अंदर न्यूक्लियस होंगे, कहाँ नहीं होंगे, आरबीसी में नहीं होंगे, दैट इज अ डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, मतलब इन्यूक्लिएटेड बोलते हैं उसको। ठीक है, और ये फिर उसमें भी नहीं होंगे, प्लेटलेट्स के अंदर भी नहीं होंगे। प्लेटलेट्स चूंकि वो सेल ही नहीं है, तो उसके अंदर न्यूक्लियस का नहीं होना लाजमी है, राइट। ओके, दे आर nucleated and are relatively lesser in number which average 6060। अभी मैंने आपको ऑर्डर बताया था। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया था, ऑर्डर बताया था। ऑर्डर में क्या बताया था, सबसे ज़्यादा आरबीसी होती है 5.5 to 5.5 मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूब, एंड देन क्या आता है अपने पास, प्लेटलेट्स आते हैं 1.5 to 3.5, 1.5 टू आरबीसी कितनी, थ्री सॉरी 5 to 5.5 मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूब। ओके, और फिर इसके बाद क्या आ जाती है अपने पास, प्लेटलेट्स आ जाते हैं, प्लेटलेट्स। ठीक है, ये कितना, ये 1.5 से 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब का होता है। ठीक है, फिर आती है अपने पास आरबीसी, तो इसीलिए इसने लिखा है, इसने क्या लिखा है, रिलेटिवली लेशर इन नंबर व्हिच एवरेज 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड। ठीक है, तो सबसे कम कौन सा सेल हो जाएगा, सवाल आ जाएगा। सबसे लिस्ट एबंडेंस सेल ब्लड कॉर्पसेल्स आर, तो आपको लगानी है डब्ल्यूबीसी, क्या लगानी है, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, ओके। सो ये चीज़ हमने देखा। अब आकर के हमने इसमें पढ़ा था ना, डब्ल्यूबीसी को अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो दो कैटेगरी की हमारी डब्ल्यूबीसी है अपने पास। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें हमने जो है सो क्या पढ़ा था, इसमें हमने पढ़ा था कि इसके अपीयरेंस के बेसिस पे एक्चुअली इसको कैटेगराइज करता है। ठीक है, तो उसमें ग्रैन्युलोसाइट हो गए एंड देन ए ग्रैन्युलोसाइट हो गए। तो मैंने आपको नाम याद रखने के भी तरीके बताए थे। ग्रैन्युलोसाइट से चूँकि ग्रैन्यूल्स कैरी करती हैं, ग्रैन्यूल्स हैं इसके अंदर, और तो इसमें साइट नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिल्स वाले सारे ग्रैनुलोसाइट के अंदर आ जाएंगे, लाइक न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड यूसिनोफिल्स। उसी तरह ए ग्रैनुलोसाइट, इसमें ग्रैनुल नहीं है, ए है, तो वहाँ पे है एक्चुअली साइट, जो साइट है वो एक्चुअली उसमें है, तो उसमें आ जाएंगे मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स आर डिफरेंट टाइप ऑफ द granules while lymphocytes and monocytes are different type of agranulocytes, right। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट, मैंने बताया था 60 to 65% होती हैं। आपको वो ट्रिक भी याद होगा, कौन सी ट्रिक थी, नेवर लेट मंकी ईट बनाना। न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, यूसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, नंबर सबके 60 to 65%, और लिम्फोसाइट 20 से 25, और ये 6 से 8, और ये 2 से 3, और ये 0.5 to 1% बेसोफिल्स। ठीक है, तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, सब कुछ पढ़ा दिया गया है। बस मैं दिखा रहा हूँ कि एनसीईआरटी की चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। हर एक लाइन आपके अंदर, आपके नोट्स के अंदर आ गया है। ठीक है, हर एक लाइन आपके नोट्स के अंदर आ गया, तो कुछ भी घबराने की बात नहीं है। बट हाँ, नोट्स पढ़ें, शुरुआत में हर चीज़ अच्छे से पढ़ाया जाता है। इसमें क्या है ना कि इतनी ज़्यादा वो पजल्ड फॉर्म में रहती है, इतना वो सेंटेंस में जो है ना घुमा हुआ रहता है, तो आपको वो कैच कर लेना, उसमें एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। बट वंस यू लर्न द चैप्टर और स्टडी द चैप्टर इन अ वे
how teacher is explaining that with particular notes and in a definite manner, then it will be very easy to for you to read NCERT and extract the fact in NCERT from NCERT. Okay, so neutrophils are the most abundant. Then देख लिया 60 to 65%. ओके जी, मोस्ट अबंडेंट ये सवाल है भाई, सवाल है, सवाल क्या, मोस्ट अबंडेंट कौन है, तो न्यूट्रोफिल्स हो जाएंगे. WBC and basophils are the 0.5 to 1% among them. Neutrophils and monocyte are the phagocytic cells. मैंने बताया था न्यूट्रोफिल्स को, मोनोसाइट्स को हमने लास्ट में एक साथ लिखा था. फैगोसिटिस आपको याद हो, मैक्रोफेजेस, ऐसे सेल्स हैं जो मैक्रोफेजेस की तरह एक्ट करते हैं. मैक्रोफेजेस कौन सा, ऐसे सेल्स जो पैथोजेंस को कैप्चर कर ले और डाइजेस्ट कर ले. पैथोजेंस को क्या करे, कैप्चर कर ले. ये अपने पास मान लो जैसे कि अमीबा का मैंने एग्जांपल दिया था. अमीबा आप सबने पढ़ा होगा, स्यूडोपोडिया होती है, मतलब फॉल्स फीड जनरेट कर लेते हैं. तो बाहर कोई भी फूड है और उसको एनगल्फ करना, तो ऐसे उसके स्ट्रक्चर है, और ये एक फॉल्स फीड लाइक स्ट्रक्चर बना करके उसको ट्रैप कर लेगा और फिर उसको वो डाइजेस्ट कर लेगा. तो ऐसी ही प्रोसेस और इसी तरीके के मैकेनिज्म जो है सो अपने पास कौन शो करता है, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट भी शो करता है. ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या लिखा, एनसीईआरटी सॉरी क्या लिखती है. Okay. Neutrophils and monocytes have phagocytic cells which destroy foreign organism entering the body. तो phagocytosis के थ्रू वो बाहर की चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देती है. ठीक है. Basophils secrete हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपरिन. हमने सब चीज़ डिस्कशन किया था. हिस्टामिन का क्या काम है, वैसोडायलेटर का. सेरोटोनिन का क्या काम है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का. हेपरिन का क्या काम है, एंटीकोगुलेंट का. एंड इट ऑल्सो प्ले इंफ्लामेटरी रिएक्शन, इन्वॉल्व इन द इन्फ्लामेटरी रिएक्शन. जब कोई भी चीज़ ऐसे फूल जाती है, सूजन हो जाती है, तो वहाँ भी किसका रोल है, हेपरिन का रोल है. ओके, सब क्लियर. eosinophils that is 2 to 3% resist infection and are also associated with the allergic reaction. मैंने बताया था eosinophil मतलब कि स्नोफिलिया आपने सुना होगा, किसी की बढ़ जाती है. that means what, कि the person must have person must have वो बाहर, हाँ, person must have exposed to the some allergic things like dust or whatever the cause of allergy. Okay, so you must have listened about the pollen allergy. Okay, pollen के भी pollen से भी एलर्जी होती है. सुबह शाम जब ऐसे ठंड है ना अभी, तो सुबह को आप ऐसे निकलोगे ना बाहर, ठीक है, सुबह को बाहर निकलोगे तो अचानक से बहुत ज़्यादा छींक होने लग जाती है, क्योंकि रात को पॉलिनेशन होती है. ठीक है, और बहुत ही एटमॉस्फेयर के अंदर पॉलन की अमाउंट होती है. जो पेड़ पौधे जो देखते हैं आप, जो फूल होते हैं, तो सब कुछ क्या होता है, पॉलिनेशन तो सबने पढ़ा होगा. तो वहाँ पॉलन डस्ट होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं अपने एयर के अंदर. ठीक है, और व्हेन यू गेट एक्सपोज टू दैट एयर, यू सडनली स्टार्ट स्नीजिंग. ओके, सो वहाँ क्या होती है, एलर्जी होती है. जब भी आप धूलकण से आप एक्सपोज होते हो तो वहाँ एलर्जी होती है. और एलर्जी कैसे होती है, तो ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है ना, बाय द स्नीजिंग, बाय द रनिंग नोज, बाय द सोर थ्रोट और बाय द कफिंग. ओके, ये कहाँ से आती है, क्योंकि हमारे बॉडी जो है ना वो लड़ने लग गई है, और लड़ने लग गई है तो उसी के अंदर जो है सो ये WBC का यूशिनोफिल वाला पार्ट है, वो क्या करते हैं, उसके वो अपना नंबर बढ़ा लेता है. तो एक्चुअली उसका मेन काम यही है कि एलर्जिक रिस्पॉन्स जनरेट करना. ठीक है, एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन. ठीक है, तो जब हम एलर्जेंस से एक्सपोज होते हैं, तो इसमें सबसे मेन रोल किसका आ जाता है, अपना यूसिनोफिल्स का आ जाता है. तो ये चीज़ याद रखनी है. फिर आता है लिम्फोसाइट, जिसकी एबंडेंस है अगेन 20 से 25%. ये सब चीज़ें जैसे जैसे पढ़ोगे ना, तो ये सारे डेटा आपको याद रह जाएंगी. ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. हाँ, तो मैंने बताया था लिम्फोसाइट, अभी लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे तो लिम्फोसाइट उसमें भी आएगा, तो वहाँ भी देख लेंगे. ठीक है, और ये किसमें, इम्यून के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. इसके अंदर बी और टी सेल्स, दो तरह के सेल्स होते हैं जो कि एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करती हैं, और एंटीबॉडी के थ्रू ही ये क्या करता है, एंटीबॉडी बना करके किसी भी फॉरेन एंटीजन को मारता है. तो उसकी मैकेनिज्म कैसी हो गई, एंटीबॉडी से हो गई. ठीक है, ये भी याद रखेंगे. इसमें बी रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ह्यूमरल इम्यूनिटी, एंड टी फॉर सेल मेडिएटेड. बी फॉर ह्यूमरल, ये भी से याद करते चलेंगे क्योंकि ये चीज बहुत बार पूछा गया है. और टी फॉर सेल मेडिएटेड, सी फॉर सेल मेडिएटेड.
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चले, सो बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, मैंने बता दिया दोनों जो है सो किसके लिए, इम्यून रिस्पॉन्सिबल के लिए। और ये एक्चुअली क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। ठीक, प्लेटलेट्स आर थ्रोम्बोसाइट्स आर सेल फ्रैगमेंट, ये याद रखना, इट इज नॉट अ कंप्लीट सेल, इट इज अ सेल फ्रैगमेंट एंड दैट सेल इज नोन एज, जिस सेल के वो फ्रैगमेंट्स है उस सेल को क्या कहते हैं, मेगा कैरियोसाइट। हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, अच्छा है क्या, ओके। सो प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट स्पेशल सेल इन द बोन मैरो। स्पेशल सेल मैंने बताया था, एरिथ्रोजेनेसिस कहाँ होती है, एरिथ्रोजेनेसिस कहाँ होती है, बोन मैरो के अंदर। अगेन प्लेटलेट्स की भी जो जेनेसिस हो रही है वो भी बोन मैरो के अंदर हो रही है। तो प्लेटलेट्स भी जो है बोन मैरो के ही सेल से बन रहे हैं। तो उस वो बोन मैरो का वो सेल जो प्लेटलेट्स बनाए, दैट सेल इज मेगा कैरियोसाइट, ओके। बट वो प्लेटलेट्स कैसे बनाता है, वो उसके टुकड़े टुकड़े करके प्लेटलेट्स बनाता है, उस सेल को फ्रैगमेंटेड कर दिया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ब्लड नॉर्मली कंटेंस 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर मिलीमीटर क्यूब। तो ये डेटा एकदम याद रखनी है आपको। ये सेकंड नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे आरबीसी, सेकंड नंबर पे प्लेटलेट्स एंड देन डब्ल्यूबीसी। ये ऑर्डर आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके। सो प्लेटलेट्स कैन रिलीज अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंस, मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्वड इन द कोगुलेशन ऑफ क्लॉटिंग। कोगुलेशन ऑफ क्लॉटिंग मैं बता था कि प्लेटलेट्स का मेन काम ही है, वो सबसे पहले एक्शन में वही आता है, फिर वो दूसरे को जगाता है। तो वो पूरी हमने प्रोसेस देखी थी, दैट इज कैस्केड प्रोसेस, है ना, जहाँ हर एक चेन टाइप का रिएक्शन बनता है और एक जो है सो दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, फिर वो दूसरा तीसरा बनाता है, तीसरा फिर वो चौथा बनाता है। तो इस तरीके से जो सबसे मेन इन्वॉल्वली प्लेटलेट्स जो है सो सबसे पहले इन्वॉल्व होता है, और प्लेटलेट्स की वजह से ही सारी चीज़ें होती है। प्लेटलेट्स क्या करता था, प्लेटलेट्स जो है जहाँ इंजरी हुई, इंजरी के बाद प्लेटलेट्स एक्टिव होकर के वो क्या बनाता था, थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बनाता था, थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बना लेता था। ठीक है, एंड थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बना करके फिर ये किस पे एक्ट करता था, प्रोथ्रोम्बिन पे एक्ट करता था। प्रोथ्रोम्बिन को ये क्या कहता था भाई, तुम थ्रोम्बिन बनो, और ये थ्रोम्बिन जो है सो फिब्रिनोजेन को एक्टिव करके फिब्रिन बना देता था। फाइनली ये फिब्रिन जो है सो ये एक फाइब्रस प्रोटीन है, और ये फिर इसकी नेटवर्क बन जाती है, और इसमें जो भी ब्लड लॉस हो रहे थे उसके कॉर्पसल्स, इसकी जो सेल्स होती हैं जो वहाँ करके बड़ी बड़ी सेल्स जो है सो फंस जाती हैं, एंड दैट नेटवर्क इज फॉर्म्ड, और यही इसी से जो है सो ये क्लॉटिंग होती है, कुछ देर बाद आपका ब्लीडिंग रुक जाता है। So that was the complete process we have discussed previously. Okay. तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ हमने देख रखा था। वो एक हेमोग्लोबिन वाला आई थिंक छूट गया था कल, तो वो से देख लेंगे, क्योंकि हेमोग्लोबिन अच्छे से पढ़ाया जाता है। एक तो आप इम्यूनिटी में भी पढ़ोगे, ठीक है जी, और जब हेमोग्लोबिन का एक्चुअली इससे ज़्यादा चर्चा ना उसमें है, रेस्पिरेशन वाले में, ठीक है, तो वहाँ भी हम लोग देख लेंगे। और क्या रह गया, ठीक है, ये तो मैंने देख ही लिया। हाँ, फिर इसकी जो साइज वो देख रहे थे हम लोग, इसकी जो है हम लोग न्यूक्लियस की साइज को कल हम लोग बहुत बार बार फोकस करके पढ़ रहे थे। तो ये क्या है, न्यूक्लियस का साइज भी देखना है आपको। तो इसमें मैंने बताया था कि एनसीईआरटी में बस डायग्राम है, उसमें कुछ ये लिख के नहीं दिया हुआ है कि किस शेप के, बट उस शेप को एक्चुअली वो क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे कि देखो यूशनोफिल्स की फोटो देखो आप, तो ये इसको बाइलोब्ड कहते हैं। यूशनोफिल्स मैंने लिखा होगा, बाइलोब्ड न्यूक्लियस होती है। ये देखो, ईयर हेडफोन लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे स्ट्रक्चर है, हेडफोन लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये जो दो लोब्ड है ना, ये दो लोब्ड है, ठीक है, ये दो लोब्ड, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया हमने, बाइलोब्ड न्यूक्लियस, ठीक है। बेसोफिल्स के बारे में देखो क्या लिखा हुआ, ट्राइलोब्ड या फिर एस शेप। तो इसकी जो है ना ये लोब तो इसके दिख नहीं रहे, बेसोफिल्स की लोब्स ये दिख नहीं रहे, बट इसको जो है ट्राइलोब्ड कह सकते हो आप, है ना। जो डेटा है अपने पास वही मैं बता रहा हूँ, मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा, ठीक है। ट्राई लोब्ड न्यूक्लियस, ऐसे सवाल आए हुए, या फिर इसको एसेप्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखें न्यूट्रोफिल्स की, तो न्यूट्रोफिल्स के बारे में हमने देखा था मल्टी लोब्ड। ये जो है ना एक्चुअली लोब है, उसमें पता ही नहीं चलेगा कितना लोब, ठीक।
और क्या रह गया, मोनोसाइट्स के देख लेते हैं। ये किडनी से मैंने बताया था बीन शेप्ड, ये राजमा के आकार का, ठीक है। फिर और क्या रह गया, लिम्फोसाइट, स्फेरिकल एंड द लार्ज न्यूक्लियस, स्फेरिकल एंड लार्ज न्यूक्लियस। लिम्फोसाइट स्फेरिकल तो है, अब सबसे बड़ा भी है, देखो आप इसमें साइटोप्लाज्म की अमाउंट कितनी कम हो गई, पूरा का पूरा ऑलमोस्ट 80 to 85% जो एरिया है सेल का वो कौन, न्यूक्लियस ही ले रहा है, ठीक है। तो ये टी लिम्फोसाइट का और ये बी लिम्फोसाइट का, तो हमने जनरली वो भी लिख सकते हो आप, है ना, बी का अलग है, टी का अलग है। हम्म, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसमें से कुछ भी उठा करके वो पूछ सकता है कि इस पिक्चर को पहचानो ये कौन सा सेल है, ठीक है। तो बस आपको इस सब चीज़ों से सवाल आ सकते हैं, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। चलो हाँ, ये सब रहने देता हूँ। और क्या रह गया था, वो लिख दूँ, हेमोग्लोबिन 12 से 16 ग्रामीण पर 100 ml ब्लड। और क्या रह गया था, इसमें इसमें आयरन होते हैं, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, क्या ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, ठीक है। और इसके अंदर आयरन भी पाया जाता है, कंटेनिंग आयरन, ठीक है। और तो कुछ नहीं रहा था, यही पॉइंट हमने कल डिस्कशन नहीं करा था, तो आज देख लिया हमने। ठीक है, चले एक बार देख लिया जाए हमने क्या क्या पढ़ा। ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। एक चीज़ और हमने कल पढ़ा था, उसकी भी आंसर टी देख लेते हैं, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। जो आपने लास्ट में पढ़ा था कोगुलेशन ऑफ ब्लड, वो भी देख लेते हैं, वो किससे रिलेटेड है, वो है प्लेटलेट से रिलेटेड, ठीक है। तो ये देख लेते हैं एक बार एनसीईआरटी क्या क्या लिखती है। You know that when you cut your finger or hurt yourself, your wound does not continue to bleed for the long time. Usually the blood stop flowing after some time. अगर एक बार कहीं कट लग जाए या फिर कोई घाव हो जाए तो लगातार तो ब्लीडिंग नहीं होती है ना, बहुत देर तक, थोड़ी देर होती है, फिर उसके बाद वो अपने आप रुक जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ जो है सो क्लॉटिंग हो गई। तो ये चीज़ देखना है, ब्लड एग्जिबिट कोगुलेशन और क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी और ट्रॉमा, ठीक है। ब्लड क्या करती है, कोगुलेट कर जाती है या फिर क्लॉट कर जाती है, किसके रिस्पॉन्स में, इंजरी के रिस्पॉन्स में। दिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ द प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। एक्सेसिव लॉस इससे नहीं हो पाती है ब्लड की, ठीक है। अगर यह सब बहता ही चला जाए तो फिर बॉडी के अंदर ब्लड बचेगा कहाँ, ठीक है। तो यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड अ डार्क रेडिश ब्राउन स्कर्म फॉर्म्ड ऑन द साइट ऑफ इंजरी, ठीक है, स्कर्म, ठीक है। किसकी कलर की, डार्क रेडिश ब्राउन कलर की, ये भी हमने देख लिया था, बन जाती है। इट इज अ क्लॉट और कोगुलम फॉर्म्ड मेनली ऑफ अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड फिब्रिन। फाइनली कौन आया था एक्शन में, फिब्रिन। नेटवर्क ऑफ थ्रेड कौन बना रहा है, फिब्रिन, ओके। दिस यही जो है सो क्या एक्चुअली में क्लॉट है, ठीक है। इन विच डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड्स आर ट्रैप्ड। इसके अंदर कौन ट्रैप्ड हो जाता, मैंने बताया था, उसके अंदर जो है सो ब्लड जो बह रही थी, और अब जो और आगे ब्लड बहने की कोशिश करेगी तो उसके जो लार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो जितनी बड़ी घाव थी, मान लो ये अपने पास ये है, ठीक है, ये अपना वेन पंचर हुआ और ये मान लो इसमें से तो सब कुछ बह जाएगा, ब्लड के प्लाज्मा भी बह जाएंगे, मैट्रिक्स भी बढ़ जाएंगे और कॉर्पसल्स भी बह जाएंगे, जितने भी सेल्स हैं। बट अगर यहाँ पे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना दे, कौन बना देगा, फिब्रिन, तो ये सब कुछ जा पाएगा क्या, थोड़ी देर तक ब्लीडिंग होगी लेकिन वहाँ के सेल्स जो है रुक जाएंगे, ठीक है। तो कुछ और थोड़ी देर मान लो ब्लीडिंग हो गया, लेकिन ये बाद में जो ये जो ब्लीडिंग होगा सबसे लास्ट में, उसके अंदर कॉर्पसल्स जो है यहाँ फंस जाएंगे और यहीं मिल करके क्या बना लेते हैं, क्लॉट बना लेते हैं। तो अब इस ये फर्दर ब्लीडिंग को आगे रोक देगा। तो ये चीज थी अपने पास, ठीक है। और क्या,
इनएक्टिव फिब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव, हाँ अब फिब्रिन कैसे बना था ये भी हमने देखा है। फिब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजन इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। होता क्या था, एक बार और देख लेते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट वे में, ठीक है। यहाँ पे इंजरी हुई तो प्लेटलेट्स क्या कहेगा, प्लेटलेट्स क्या कहेगा, प्लेटलेट्स बनाएगा कैल्शियम के प्रेजेंट में क्या, थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है, ये एक एंजाइम है थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। और ये क्या करता है, थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, किसको मीडिएट करता है, प्रोथ्रोम्बिन को, हाँ ठीक है, ये किसको मीडिएट करेगा भाई, प्रोथ्रोम्बिन। ये कहाँ होता है, प्लाज्मा के अंदर होता है। प्रोथ्रोम्बिन से ये क्या बन जाएगा, थ्रोम्बिन, ठीक है। और ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, ये फिब्रिनोजेन को फिब्रिन बना देगा, ठीक है। ये कैसा प्रोटीन था, फाइब्रस प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन। इसमें से एक चीज और हमने पढ़ा था कि कौन इसमें सॉल्युबल है और कौन इनसॉल्युबल है। तो फाइब्रस प्रोटीन जो होती है बेटा वो इनसॉल्युबल होती है, कैसी होती है, इनसॉल्युबल। और फिब्रिनोजेन कैसी होती है, सॉल्युबल होती है। ये जो जेन लगा है, ठीक है, यहाँ प्रो लगा, ये सब क्या दिखाती है, इनएक्टिव, इनएक्टिव फॉर्म में। अभी वो सो रहा था, इसको नहीं पता था कि यह कट लग गया, ठीक है। इसको आकर के कौन जगाया, थ्रोम्बिन, और इसको आकर के कौन जगह, थ्रोम्बोकाइन। तो इस यही जो है सो प्रोसेस है पूरी, ठीक है। और ये बहुत लंबी प्रोसेस मैंने कल भी बताया था, लेकिन अपने सिलेबस में बस इतना ही पढ़ना है, तो हम लोग फालतू का स्ट्रेस नहीं लेने वाला है, ठीक है जी, ओके। तो और क्या रह गया इसमें, और क्या रह गया, ठीक है। So fibrin finally conversion of inactive fibrinogen by the plasma through by the enzyme thrombin. Thrombin in turns are formed from inactive substance plus prothrombin, ठीक है, सब कुछ वही है, लैंग्वेज में लिख करके कंफ्यूज करता है, इसलिए हम लोग टेबलर फॉर्म में इसको पढ़ते रहेंगे। दिस इज अ सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन कैस्केड प्रोसेसेस को बोल दिया, लिंक्ड है मतलब कि पूरी जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, उसके तार जुड़े हैं, नेटवर्क लाइक cascade process, ठीक है, involving a number of the factors present in the plasma in an inactive state. An injury or trauma stimulates the platelets of the blood to release certain factors which activate the mechanism of the coagulation. Okay, ठीक है। So certain factors released by the tissue at the site of injury can initiate coagulation. Calcium play important role in the clotting. ठीक है, तो यहाँ तक हमने कल जो भी पढ़ा था उसकी एनसीईआरटी रीडिंग हो गई, ठीक है। अब इस लेक्चर को यहाँ ख़त्म करते हैं, एक और आएगी उसमें हम लोग जो है सो अब लिम्फ का और किसका डिस्कशन करेंगे, लिम्फ और ब्लड ग्रुपिंग का, ठीक है। तो अभी तक इसको यहीं रखते हैं, बाकी एक और लेक्चर आएगी, मतलब ठीक है नेक्स्ट लेक्चर ही कह लो, क्योंकि वो ये एक प्रॉपर लेक्चर नहीं हुआ ना, ये क्या हो गया, एनसीईआरटी की रीडिंग हो गई जो हमने पढ़ा था। अब क्या करेंगे, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे एनसीईआरटी की रीडिंग कोशिश करेंगे साथ के साथ लगा ले, ठीक है। जैसे कि ये चीज़ हमने पढ़ा था तो ये उसी लेक्चर के लास्ट में अगर हो जाता, हालांकि थोड़ी लंबी खिंच जाती है, तो अभी इतना बताना पड़ा, वहाँ नहीं बताना पड़ता, ठीक है, क्योंकि जस्ट आप पढ़े होते हो तो हर चीज़ आपको दिखती जाती है, ठीक है। तो ये कर लिया करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।